हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी विषय में, वंशागति का आणविक आधार, यानी चैप्टर से हमारा जो टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं कि जो वंशागति है उसका बेस क्या है, यानी जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनका आधार क्या होता है कि वो यानी उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है। तो इस चैप्टर में पूरा हमारा डीएनए यानी जेनेटिक पदार्थ, आनुवंशिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल पूरा डिस्कस किया गया है। तो इसके पहले हम डीएनए के कार्य पढ़ चुके थे, डीएनए द्विगुणन में इसका इम्पोर्टेंस पढ़ चुके थे। तो उसी क्रम में आज हम डीएनए के वैकल्पिक रूप पढ़ रहे हैं। यानी डीएनए के वैकल्पिक रूप से तात्पर्य है कि जो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया डीएनए मॉडल था, उस डीएनए मॉडल के अतिरिक्त भी कुछ डीएनए अलग अलग रूप में हो सकते हैं। यानी ए डीएनए के बजाय बी डीएनए हो सकता है, बी डीएनए के बजाय सी डीएनए हो सकता है, वो भी अलग अलग जीवों की अलग अलग कोशिकाओं में। तो आइए, आज का हमारा वही टॉपिक है, डीएनए के कुछ वैकल्पिक रूप। तो डीएनए के वैकल्पिक रूप यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं और उन्हीं 5 वैकल्पिक रूप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है ए डीएनए, ठीक है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ये सारे डीएनए जो है इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके अल्फाबेट्स को उठा करके उनको नाम दे दिया गया है। इन 5 टॉपिक्स में से आपका दूसरा टॉपिक यानी बी डीएनए और 5वां टॉपिक जेड डीएनए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों आपके जो है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो हमारे पाठ्यक्रम में सारे दिए गए हैं, तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो है 5 डीएनए को डिस्कस करते हैं। पहला ए डीएनए, देखिए क्या है इसमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त राइट हैंड होती हैं। आपको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए की जो संरचना होती है, वो वाटसन एवं क्रिक के अनुसार जो संरचना प्रस्तुत की गई है या बताई गई है, वो संरचना 2 कुंडलों से मिलकर बनी होती है। यानी 2 कुंडल से या 2 कुंडलियों से या 2 श्रृंखलाओं से मिलकर के बनी होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। तो आप जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते हैं कि डीएनए की संरचना या डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। इसी के विपरीत जब आरएनए में जाते हैं तो आरएनए में पढ़ते हैं कि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो डीएनए आपको पता है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। तो जो वो 2 श्रृंखलाएं होती हैं, उनकी दिशाएं यहाँ पर बहुत ही महत्व रखती हैं कि उनकी दिशाएं किस प्रकार हैं, दक्षिणावर्त हैं या वामावर्त हैं। इसके अतिरिक्त उनकी दिशाओं के अतिरिक्त जो है न्यूक्लियोटाइड में जो क्षारक हैं, उन क्षारकों की स्थिति जो है और उनकी संख्या जो निर्धारित की गई है, उस संख्या को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो ए डीएनए जो है, इसमें जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं हैं, उनकी जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं दक्षिणावर्त यानी राइट हैंड या इसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज से तात्पर्य है जिस प्रकार से हमारी घड़ी की सुइयां गति करती हैं, यानी जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां की गति होती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। देखिए इस प्रकार से घड़ी की सुइयां हैं, मान लिया ये आपका पूरा एक घड़ी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये घड़ी की सुइयां है, हम मान के समझ रहे हैं। तो ये सुई जो है ऐसे गति करती है, यानी ये आपकी घड़ी की सुई की दिशाएं है, तो इसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी इसी प्रकार से हमारी घड़ी की सुइयां जो है गति करके जो है समय बताती हैं। तो उसी प्रकार से जो डीएनए होता है, उसमें भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं हैं, वो दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंड साइड
इस प्रकार से चलती हैं या इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, इन्हें क्लॉकवाइज या राइट हैंड या दक्षिणावर्त कहते हैं। इसके बाद एक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। यानी डीएनए में आपको पता है डीएनए का निर्माण 3 इकाई अणुओं से होता है। एक तो डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा आपका न्यूक्लियोटाइड या उसी में न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, न्यूक्लियोटाइड का अवयव न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद तीसरी इकाई जो होती है वो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। हम पढ़ते हैं कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में जब पढ़ रहे होते हैं तो थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, ऐसा पढ़ते हैं। तो वही जो क्षारक हैं वो नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ते हैं और युग्म में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं। तो जोड़ा का जो स्ट्रक्चर आएगा वो आगे हम द्विगुणन की संरचना जब समझेंगे वहां पर पढ़ेंगे। तो एक कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। आपको क्षारक युग्मों की संख्या याद रखना है। डीएनए में जो दिशा होती है श्रृंखलाओं की वो दक्षिणावर्त होती है। क्षारक युग्मों की संख्या 11 न्यूक्लियोटाइड, और वो भी एक कुंडली में, क्योंकि कुंडली 2 होती हैं डीएनए में, 2 कुंडलियों से बनते हैं। इस प्रकार से कुंडलियां बनी होती हैं ये, और इस प्रकार से डीएनए की संरचना पढ़ते हैं। तो जो एक कुंडली होगी, मान लिया ये कुंडली, इस कुंडली में 11 न्यूक्लियोटाइड होंगे और वो भी क्षारक युग्म होंगे। 11 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होंगे, ऐसे आप ध्यान रखना, इन्हें ब्लैक पेन से अंडरलाइन से लिखना। इसके बाद में जो हमारा डीएनए के वैकल्पिक रूप है उसमें से बी डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो देखिए क्या है, बी डीएनए जो है ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो डीएनए प्रस्तुत किया गया था या व्याख्यात किया गया था वही डीएनए है। देखिए लिखा भी है बी डीएनए में वाटसन तथा क्रिक के द्वारा व्याख्यात डीएनए बी डीएनए, या जिसमें श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाती हैं। यानी इसमें जो बी डीएनए है इसकी भी जो शाखाएं हैं वो दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलन को दर्शाती हैं, दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलन करती हैं। और जो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत द्विचक्राकार मॉडल है, द्विकुंडलिनी मॉडल है, आप पढ़ के पीछे आए हो, द्विचक्राकार मॉडल, द्विकुंडलिनी मॉडल, ठीक है, तो वही आपकी बी डीएनए ही होता है। इसके बाद एक पूर्ण चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। यानी बी डीएनए के जो एक पूर्ण चक्र होगा उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं, जबकि ए में 11 थे और बी में 10 होते हैं, संख्या याद रखना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 2 डीएनए के नाम लिखिए। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है बी डीएनए और 5वां पॉइंट आपका जो लिखा है जेड डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाकी सारे डीएनए यानी कि ए डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं नया शब्द आया है, तो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस किस में जो है ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो सूक्ष्मजीवी एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिनका शरीर एक कोशिका से विकसित होता है। एक कोशिका से विकसित होने वाले जीव जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, यानी जीवाणु, कवक, शैवालों में जो है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपके जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपका स्तनधारी हैं, आपके पक्षी वर्ग हैं और सरीसृप हैं, यानी और भी जितने प्रकार के आपके बहुकोशिकीय जीव वाले प्राणी हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंट इस प्रकार
क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। केंद्रक के स्थान पर जो है केंद्रकाभ, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है, केंद्रक अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, न्यूक्लियाइड नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियाइड के स्थान पर न्यूक्लियस पाया जाता है। बस इतना डिफरेंट होता है। कोशिका भित्ति का भी डिफरेंट हो जाता है कि जो एक कोश की जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित नहीं होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति विकसित होती है। इस प्रकार से जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं में डीएनए जो है वो बी डीएनए और जेड डीएनए पाया जाता है। बी डीएनए और जेड डीएनए यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उनकी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बाद सी डीएनए में आते हैं। यह भी दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाता है, परंतु इसके एक पूर्ण चक्र में 9 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। यानी इसके जो कुंडलन की दिशा है वो भी दक्षिणावर्त है और न्यूक्लियोटाइड की जो क्षारक युग्मों की संख्या है वो 9 है। ठीक है, सी डीएनए में ध्यान रखना 9 है। इसके बाद अब हम आते हैं डी डीएनए पर। तो डी डीएनए में भी जो दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाता है, यानी इसकी भी दिशा दक्षिणावर्त है। आपको इसमें कुछ खास याद नहीं करना है, सभी की दिशाएं दक्षिणावर्त ही हैं, बस क्रम से लिखा हुआ है। संख्या याद रखना 10, 11, 9, 8। अगर आप ये क्रम से हेडिंग याद रखोगे, और क्रम से याद करना है ए बी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ऐसे आता है। उसके बाद में डी आता है, यानी डी आता है, डी के बाद जेड, क्योंकि जेड हमें पढ़ाया गया है और जेड आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे अंतिम अल्फाबेट होता है, तो अंतिम में भी यहाँ रखा गया है। ठीक है, क्रम से याद करोगे तो 10 यानी 11, 10, 9, 8 न्यूक्लियोटाइड, परंतु ये हमारा स्पेशली अलग है और इसको हम अलग से ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो डी डीएनए में दक्षिणावर्त कुंडलन की दिशा होती है। उसके साथ साथ में एक पूर्ण चक्र में 8 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म होते हैं। क्षारक युग्मों की संख्या ध्यान रखना है और कुंडलन की दिशा ध्यान रखनी है। अब आते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए का वैकल्पिक रूप है जेड डीएनए। इसमें क्या है, इसमें वामावर्त लेफ्ट हैंड कुंडलन होता है, यानी इसमें वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज दिशाएं चल रही थी, ऐसा क्लॉकवाइज, और इसमें चलता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुइयों के गति करने की विपरीत दिशाओं में कुंडल व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज था घड़ी की सुई, और ये विपरीत चल रही है जिसे हम वामावर्त लेफ्ट हैंड या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी जेड डीएनए के जो कुंडल होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में व्यवस्थित होते हैं। या इस प्रकार से आप और भी तरीके से हिंदी में लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो कि जेड डीएनए के जो कुंडल हैं वो घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के गति करने के विपरीत तरीके से व्यवस्थित होते हैं। आगे इसके एक पूर्ण चक्र में 12 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्म उपस्थित होते हैं। तो जेड डीएनए में क्षारक युग्म ध्यान रखना कि हम ऊपर से यहाँ क्रम से पढ़ करके आ रहे थे 11, 10, 9, 8, परंतु जेड डीएनए में जो है 12 न्यूक्लियोटाइड क्षारक युग्मों की संख्या होती है। क्योंकि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हमें ध्यान के दे के भी पढ़ना है कि जेड डीएनए जो है ये सभी डीएनए से अलग है और इसमें जो कुंडलनों की दिशा है वो वामावर्त है दक्षिणावर्त के बजाय। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के क्षारक युग्मों की संख्या है वो 12 होती है। एक पूर्ण चक्र में, एक ही पूर्ण चक्र में लिखी जाती है। देखिए इस प्रकार से डीएनए बना होता है, तो इस प्रकार के एक डीएनए की जो चक्र होगा, यानी ये वाला, इस चक्र की बात कर लो चाहे इस चक्र की बात कर लो, तो एक ही चक्र के जो क्षारक युग्म है वो 12 होते हैं। इसके बाद जेड डीएनए अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए एक डीएनए चक्र को कैसे समझना है, ये आप डीएनए चक्र इस प्रकार से बनाइए। ठीक है,
ये बना हुआ डीएनए चक्र और इसमें बताया गया है कि जेड डीएनए अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम जबकि एक पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये व्यास जो होता है इस पूरी जो चौड़ाई है इसकी, इस चौड़ाई को व्यास कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो चौड़ाई होगी जेड डीएनए की वो 18 एंगस्ट्रॉम होगी और एक पूर्ण चक्र की लंबाई, ये पूरा चक्र नहीं है, यहाँ से यहाँ तक एक पूर्ण चक्र होता है ये, क्योंकि हाफ श्रृंखला है। तो इस पूरे चक्र की जो लंबाई है वो भी 45 एंगस्ट्रॉम होगी, क्योंकि इसको जो हम मापते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो इसके एक पूर्ण चक्र की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम होगी। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के मध्य 3.7 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अब जो क्षारक होते हैं इनके बीच में इस प्रकार से क्षारक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इन दोनों के बीच जो ये लाइनें खींची हुई हैं, इन लाइनों के बीच की जो दूरी होगी वो 3.7 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी। आगे इसकी द्विकुंडलिनी टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी कि जो इसकी संरचना है वो जिग जैग के आकार की होती है। द्विकुंडलिनी का मतलब है इसके जो कुंडल होते हैं वो जिग जैग, आपने जिग जैग की संरचना क्या होती है, इस प्रकार से ऊपर नीचे या इस प्रकार से, ठीक है, इसे जिग जैग कहते हैं। तो इसकी जो कुंडलिनी होगी वो जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी आकार की होगी। और जेड डीएनए में एक लाइन और बढ़ा लो कि जेड डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जेड डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले 2 डीएनए बताओ। तो 2 डीएनए कौन, एक बी डीएनए और दूसरा हो जाएगा जेड डीएनए। तो जेड डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक लाइन और बढ़ा लो इसमें ताकि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि बी डीएनए और जेड डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बाकी सभी डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का डीएनए के वैकल्पिक रूप का वीडियो आधारित था डीएनए के वैकल्पिक रूप पर। आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करना साफ सुथरी राइटिंग में, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा परंतु शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, यानी इसको घुमा करके कई बार जो है छोटे प्रश्न के तौर पर हमारी परीक्षाओं में यानी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से 2 डीएनए पाए जाते हैं। उसके बाद जेड डीएनए क्या है, इसके प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इस प्रकार से पूछते हैं। तो आप जेड डीएनए पढ़ चुके हो और प्रत्येक कुंडल में न्यूक्लियोटाइड जो है 12 होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।